गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा 12th क्लास जो फिजिक्स का 3rd चैप्टर चल रहा है। जो हमने लास्ट टॉपिक के बारे में बात की थी दैट वाज किरचॉफ लॉ, और किरचॉफ लॉ से रिलेटेड हमने काफ़ी न्यूमेरिकल भी सोल्व किए थे। आज बच्चों हम किरचॉफ लॉ के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात करते हैं, दैट इज व्हीट स्टोन ब्रिज। देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका नाम जो व्हीट स्टोन है वो क्यों रखा गया। ठीक है, तो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे चार्ल्स व्हीट, उन्होंने 1843 में, कब 1843 में इसका इन्वेंशन किया था, इसलिए उसके नाम पर इसको क्या बोला जाता है, व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है व्हीट की किसने इसका नाम रखा और कब रखा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है इसके बारे में। तो देखिएगा, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेसिस्टेंस यूज टू डिटरमाइन वन ऑफ दीज रेसिस्टेंस। ठीक है ना, डिटरमाइन रेसिस्टेंस वन ऑफ द दीज रेसिस्टेंस, यानी ये क्या होता है, 4 जो रजिस्टर होते हैं उनका एक अरेंजमेंट होता है जो मेनली क्या काम आता है, किसी भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के काम आता है। यानी इसके अंदर जो सर्किट दे रखा है, इसके अंदर जैसे P, Q, R और S, ये 4 रजिस्टर लगे होते हैं, रेजिस्टेंस लगे होते हैं। इनमें से आपको 3 की वैल्यू नोन होती है और जो 4th होता है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है ना, एक जो रेसिस्टेंस होता है वो वेरिएबल होता है, यानी हम उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज क्यों करते हैं इसके बारे में भी हम बातें करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम इसकी वर्डिंग लेते हैं कि इट इज अरेंजमेंट ऑफ 4 रेसिस्टर। ठीक है ना, कितने हैं, 4 रजिस्टर हैं, यूज टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस वन ऑफ द दीज रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब इन चारों में से किसी एक का रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना होता है। ठीक है, ए व्हीट स्टोन ब्रिज WSB, ए व्हीट स्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 4 रेसिस्टेंस P, Q, R, S, यानी व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर 4 रेजिस्टेंस होते हैं, ये P, Q, R एंड S। क्लियर, कनेक्टेड एट द आर्म्स ऑफ द स्क्वायर ABCD, और ये चारों जो रेसिस्टेंस है ये स्क्वायर ABCD, स्क्वायर भी बोल सकते हैं, किसी बुक में इसको क्वाड्रिलेटरल भी दे रखा है। तो ये इस क्वाड्रिलेटरल या स्क्वायर की चारों जो आर्म्स होती हैं, चारों साइड होती है, उनके ऊपर कनेक्टेड है, चारों रेसिस्टेंस हैं वो कनेक्टेड है। ए बैटरी ऑफ EMF E इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट A एंड C, यानी ये जो बैटरी है इसका EMF हम मान लेते कितना है, E है, ये पॉइंट A और C के बीच में कनेक्टेड है। क्लियर बच्चों यहाँ तक। ए गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड बिटवीन द B एंड D एज सोन इन द फिगर, और एक गैल्वेनोमीटर है जो B और D डायगोनल है उसके अलोंग कनेक्टेड है। बच्चों जो गैल्वेनोमीटर है आपको पता है कि ये करंट के साथ साथ करंट की डायरेक्शन को भी मेजर करता है। जैसे एमीटर होता है वो केवल करंट को मेजर करता है, एमीटर ओनली यूज टू मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ एनी current in any circuit, but galvanometer also used to measure magnitude as well as direction. क्लियर, तो ये तो इसका सर्किट अरेंजमेंट हो गया। ठीक है ना, 4 रेसिस्टेंस है, एक बैटरी जुड़ी हुई है और एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, ये तो इसका सर्किट अरेंजमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है ना, तो अगर हम प्रिंसिपल की बात करें बच्चों, व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल की बात करें तो वो क्या होता है कि इन व्हीट स्टोन ब्रिज इफ वेरिएबल रेसिस्टेंस आर वेरिंग इन ए सच ए मैनर दैट डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर बिकम 0, इट मीन्स पोटेंशियल एट B एंड D इज सेम, दिस इज नोन एज द बैलेंस स्टेट। अब इसका मतलब क्या है, देखिएगा, ये जो वेरिएबल रेसिस्टेंस R है हम इसको इस तरह से सेट करते हैं। देखो 4 रेसिस्टेंस हमने सेट कर लिए, अब हम
इस वेरिएबल रेसिस्टेंस को इस तरह से सेट करते हैं, इस तरह से इसको मूव करके सेट करते हैं कि ये जो गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है बी और डी के बीच में, इसके अंदर जो रीडिंग है वो कितनी हो जाए, 0 हो जाए। जो गैल्वेनोमीटर होता है बच्चों, अगर हम बात करें, देखिएगा ये जो गैल्वेनोमीटर है, जैसे एक मिनट, अगर हम गैल्वेनोमीटर के बारे में बात करें तो देखिएगा गैल्वेनोमीटर की जो मेन स्ट्रक्चर इस तरह से होती है कि ये जो इसका पॉइंट है, ये सेंट्रल पॉइंट होता है 0 पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो नीडल होती है वो इस तरह से होती है और जो नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 इस तरह से इधर भी होती है 1 2 3 4 5, यानी ये जो नीडल है ये दोनों लेफ्ट और राइट दोनों तरह से क्या हो सकती है, डिफ्लेक्ट हो सकती है। ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके लिए ये 2 कनेक्शन वायर होते हैं। अब देखिएगा हम इस सर्किट के अंदर जो हम ये सर्किट यूज कर रहे हैं, इसके अंदर इस आर को इस तरह से एडजस्ट करते हैं, ये आपकी प्रैक्टिकल भी है, हम इसको मूव करा के इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन कितना हो जाए, 0 हो जाए। डिफ्लेक्शन कितना हो जाए, 0। इसका मीन्स क्या हो गया कि इस वाली जो ब्रांच है, ये जो बी से लेके और डी वाली जो ब्रांच है, इसके अंदर करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर है वो 0 रीडिंग शो कर रहा है। 0 रीडिंग कब शो करेगा, अगर उसके अंदर जो करंट है वो कितना हो जाए, 0। क्लियर, यानी इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस स्टेट। तो बच्चों कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज बैलेंस स्टेट ऑफ ए व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस स्टेट क्या होती है कि जो चारों रेसिस्टेंस है, द अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टर आर सच दैट इफ देर इज नो करंट फ्लो इन गैल्वेनोमीटर या इफ देर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, दिस कंडीशन नोन एज ए बैलेंस कंडीशन। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल है वो किस तरह कि हम आर को इस तरह से सेट करते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या हो जाए, बैलेंस कंडीशन पर हो जाए। अब देखिएगा जब बैलेंस कंडीशन होता है, गैल्वेनोमीटर का जो बैलेंस कंडीशन होता है, उस केस में क्या होता है कि जो P अपॉन Q का रेशियो है, यानी जो P और Q रेसिस्टेंस है उनका रेशियो है वो किसके बराबर हो जाता है, R अपॉन S के रेशियो के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, तो ये मेन कंडीशन होती है किसकी, व्हीट स्टोन ब्रिज की, कि इन केस ऑफ बैलेंस P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर P Q R ये तीनों नॉन रेसिस्टेंस होते हैं। हमें अगर S की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से S इक्वल टू क्या यूज कर सकते हैं हम, कितना हो जाएगा यहाँ से पी क्यू इंटू आर, ऐसे हम S की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो S होता है ये अननोन रेसिस्टेंस होता है जिसको हमें फाइंड आउट करना होता है। अब देखिएगा डेरिवेशन ऑफ द बैलेंस कंडीशन बाय किरचॉफ लॉ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किरचॉफ के नियम से व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस स्टेट का डेरिवेशन फाइंड आउट कीजिए। अब देखिएगा इससे पहले हमने किरचॉफ रूल पढ़ा है, ठीक है ना बच्चों। तो किरचॉफ रूल में जब पढ़ा है हमने, अगर उसकी बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लूप ए बी डी ए में, ठीक है ना, किस वाले लूप में, यहाँ से अगर हम आते हैं तो लूप ए बी डी और ए में सबसे पहले हम इस लूप में करंट की डायरेक्शन को हम पाथ सेलेक्ट कर लेते हैं। हम पाथ मान लेते हैं कि वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर बच्चों। अब देखिएगा हम इसमें के अंदर ए बी डी ए इस वाले लूप के अंदर हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं। तो देखिएगा हम ए से स्टार्ट करते हैं, तो I1 जो करंट है वो किस में फ्लो हो रहा है, P में, तो I1 इंटू पी, क्योंकि करंट इसी डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव आएगा। इस बार से यहाँ तक आते हैं तो देखिएगा इस वाले जो गैल्वेनोमीटर है उसमें कितना करंट जा रहा है, IG, तो IG इंटू जी। क्लियर, हम मान लेते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस भी कितना है, G है। ठीक है ना, वैसे तो हम इसको कई बुकों में RG भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो एक ही बात है। तो हम मान लेते हैं इस वाली BD ब्रांच में जो करंट IG जा रहा है वो किस गैल्वेनोमीटर से जाएगा, G से। तो यहाँ से कितना हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट IG इंटू जी।
जब यहाँ डी से और ए की तरफ आते हैं, देखिएगा ये जो करंट है I2, हम इस तरह से चल रहे हैं लूप के अंदर और ये करंट है हमारी डायरेक्शन के अपोजिट आ रहा है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव I2 इंटू आर, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन है, यहाँ से बनी है ये इक्वेशन P इंटू I1 प्लस G इंटू IG माइनस R इंटू I2 इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो मतलब इस वाले लूप के अंदर कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं है। ये जो लूप है बच्चों ABDA, इसमें कोई भी बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो हो गया। देखो यहाँ से बैटरी से, इस वाली बैटरी से I करंट चला, A पॉइंट पर या A जंक्शन पर आते ही मान लेते इधर I1 चला गया, इधर I2। अब देखिएगा इस BB जंक्शन है, तो हम मान लेते गैलोमीटर में IG करंट चला गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा I1 माइनस IG, क्योंकि यहाँ तक कितना आया था I1 आया था। अब और इधर से देखिएगा IG आके इसमें मिल गया यहाँ पर, तो ये कितना हो गया I2 प्लस IG, और ये वापस से कितना हो गया IG से कैंसिल हो गया और ये वापस से I हो गया। क्लियर बच्चों। अब देखिएगा तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, जो फर्स्ट लूप हमने ABDA से निकाला था। अब हम सेकंड लूप BCDB की बात करते हैं। इधर देखिएगा सेकंड लूप BCD और B, BCDB के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम डायरेक्शन लूप सेलेक्ट कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो हमने मान लेते हैं ये भी कैसा मान लिया हमने, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है सेलेक्ट कर ली। देखिएगा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज करें, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो इस वाले लूप से BCD और B से देखिए बच्चों क्या होता है कि हम यहाँ से यहाँ चलते हैं, तो रेसिस्टेंस कितना है Q इंटू इसके अंदर करंट कितना है I1 इंटू IG, तो Q इंटू I1 इंटू IG। क्लियर, इक्वेशन में लिख देंगे। जब यहाँ से हम C से और D की तरफ आते हैं तो देखिएगा हम ऐसे चल रहे हैं क्लॉकवाइज, लेकिन करंट है वो कैसा है, आपकी डायरेक्शन के अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ S इंटू I2 माइनस IG। क्लियर। अगर हम इस वाले ब्रांच की बात करें, क्योंकि लूप के अंदर तीनों ब्रांच की हम बात करेंगे, तो D से और B जब हम चलते हैं तो हमारी पाथ की डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज है, लेकिन करंट है वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, यानी वापस से G इंटू IG क्या हो गया, वापस से नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा Q इंटू I1 माइनस IG माइनस S इंटू I2 प्लस IG माइनस IG इंटू G इक्वल टू कितना हो गया, जीरो। क्लियर। अब देखिएगा बच्चों जब बैलेंस स्टेट होती है, बैलेंस कंडीशन में आपको पता है गैल्वेनोमीटर से कोई करंट जाएगा ही नहीं, भी यही तो प्रिंसिपल होता है कि बैलेंस स्टेट में गैल्वेनोमीटर से करंट कितना हो जाता है, जीरो। जब करंट जीरो हो जाएगा उस केस में तो आपको पता है कि ये जो टर्म्स हैं, ये वाली टर्म्स भी जीरो हो जाएगी और ये वाली टर्म्स भी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो इन इक्वेशन को हम वापस से लिखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। तो देखिए ये कितना होगा, P इंटू I1 ये लिख दिया हमने, ये वैल्यू जीरो होगी, क्या बचा R इंटू I2 माइनस ऑफ R इंटू I2 इक्वल टू जीरो। इसको आप लिख सकते हैं P I1 इक्वल टू R I2, ये भी लिख सकते हो। क्लियर। अब हम इस सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। देखो Q इंटू I1 ये हो गया Q इंटू I1, Q इंटू IG कितना है, जीरो, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है बैलेंस कंडीशन में। तो Q इंटू IG कितना हो गया, जीरो हो गया, तो हम इसको छोड़ देते हैं, माइनस S इंटू I2, ये S इंटू I2 हो गया, इंटू S इंटू IG वापिस से कितना हो गया, जीरो, IG कितना है, जीरो, तो ये और इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन बन गई। यानी हम इस इक्वेशन को 3 और 4 नाम दे दिया। अगर हम 3 और 4 को डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, पहले हम ऐसे लिख लेते हैं। अब हम इक्वेशन 3 और 4 को अगर डिवाइड करते हैं बच्चों, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2, यानी P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो ये क्या होगी बच्चों, वापस से आपकी बैलेंस स्टेट का फॉर्मूला वापस से इस्टेब्लिश हो गया। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज विद द हेल्प ऑफ ए किरचॉफ लॉ। क्लियर। अब देखिएगा सबसे, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज। सेंसिटिविटी क्या होती है कि व्हीटस्टोन ब्रिज कितना सेंसिटिव है, यानी अगर हम रेसिस्टेंस को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो अगर डिफ्लेक्शन ज़्यादा आता है उस केस में हम क्या बोलेंगे
कि वो व्हीट स्टोन ब्रिज है, वो सेंसिटिव व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो देखिएगा, इफ़ ए लार्ज डिफ्लेक्शन, ठीक है, इफ़ ए लार्ज डिफ्लेक्शन अकर इन गैल्वेनोमीटर फॉर ए स्मॉल चेंज ऑफ रेसिस्टेंस, यानी अगर हम रेसिस्टेंस के अंदर, रेसिस्टेंस कौन से, PQRS, जो R हमने वेरिएबल लिया है, अगर उसके अंदर हम हल्का सा भी चेंज करते हैं तो यदि डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है उस केस को हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्लियर। अब सॉरी व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, सेंसिटिविटी ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। अब बच्चों बात करते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी किस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको दो याद रखने हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज की जो सेंसिटिविटी है, एक तो किस पर डिपेंड करती है, रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिस्टेंस आर्म्स, यानी जो 4 रेसिस्टेंस जुड़े हुए हैं उस आर्म्स के अंदर PQRS, उनका रिलेटिव मैग्नीट्यूड, यानी वो एक दूसरे के लगभग सेम वैल्यू के होने चाहिए। इफ़ द रेसिस्टेंस आर सेम ऑर्डर, यानी सेम ऑर्डर का मतलब लगभग सेम वैल्यू है उनकी, देन सेंसिटिविटी विल बी मोर। क्लियर। तो एक तो क्या होना चाहिए, आप सीधा याद रखिएगा कि जो रेसिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं 4, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी वो लगभग सेम मैग्नीट्यूड के, जैसे 10, 15, 15, 20, इस तरह से, मतलब इसी रेंज में, ठीक है। सेकंड क्या है कि जो रिलेटिव पोजीशन है बैटरी और जो गैल्वेनोमीटर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इन दो फैक्टर पर किसी भी व्हीट स्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो व्हीट स्टोन ब्रिज का एडवांटेज क्या है, ठीक है ना, हम क्यों उसको यूज करते हैं। तो ये देखिए, ये सारी बातें प्रैक्टिकल में पूछी जाती हैं आपसे कि व्हीट स्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी क्या होती है, व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या होता है, किस काम के लिए लिया जाता है हम इसको, ठीक है। तो देखिएगा, एडवांटेज क्या है व्हीट स्टोन ब्रिज के, कि ये एक नल मेथड पर वर्क करता है। नल मेथड का मीन्स क्या है कि जो बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस है और जो गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस है, उनसे व्हीट स्टोन ब्रिज की जो रीडिंग है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी ये किस पर वर्क करता है, नल मेथड पे, कि जो इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर नॉट अफेक्ट, बैटरी का और गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस एस के ऊपर, जो अननोन रेसिस्टेंस है उसके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं डालता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा कि इस सर्किट के अंदर हम कोई भी एमीटर और वोल्टमीटर का यूज नहीं करते, ये भी क्या हो गया, एक एडवांटेज हो गया, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें कि द अननोन रेसिस्टेंस कैन मेजर विद द हायर एक्यूरेसी, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो व्हीट स्टोन ब्रिज है उसके अंदर जो अननोन रेसिस्टेंस होता है उसको हम बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी, यानी एकदम करेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्या होता है, उसका एडवांटेज होता है। एक दो नोट चाहिए आपको ध्यान रखने हैं कि जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज रेसिस्टेंस के लिए सूटेबल नहीं है, यानी व्हीट स्टोन ब्रिज बहुत छोटे रेसिस्टेंस और बहुत बड़े रेसिस्टेंस को फाइंड आउट नहीं कर सकता, ये इसकी लिमिटेशन है। क्लियर। तो ये डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं या लिमिटेशन भी बोल सकते हैं। दूसरा क्या याद रखना है कि जो बैलेंस कंडीशन होती है, यानी PQ/RS, ये बैलेंस स्टेट होती है उस केस में अगर आप गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो रीडिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन का चेंज करने का मतलब क्या है बच्चों, कि जैसे हमने गैल्वेनोमीटर को B और D के बीच में जोड़ा है और बैटरी को A और C के बीच में जोड़ा है, अगर बैलेंस स्टेट में आप B और D के बीच में बैटरी जोड़ते हैं और A और C के बीच में आप गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं तो रीडिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये बच्चों आपका व्हीट स्टोन ब्रिज का टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इससे एक दो न्यूमेरिकल बनते हैं। न्यूमेरिकल मैं आपको ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।
आप चाहें तो पोज करके इसको राइट डाउन कर लें, अदरवाइज मैं ग्रुप के अंदर ये नोट्स भी पेस्ट कर दूंगा जिसको आपको नोटबुक में राइट डाउन करना है। ठीक है।